हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दशरथ पोस्टवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से। आपको पता है अब आपकी 10th की और 12th की परीक्षा बिल्कुल नजदीक है, आ गई है। तो अब बच्चे अक्सर सोचते हैं कि हमें इंग्लिश के पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको इंग्लिश में तो बिल्कुल भी हताश होने की, डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि इंग्लिश जैसा पेपर सिंपल आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं। वैसे मैंने आपको हर वीडियो में आपको सारी चीजें बताई है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। आपको कुछ भी कठिन लगने वाला नहीं है भैया, आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल रहना है, एकदम फ्रेश मूड में रहना है, मुस्कुराते रहना है। क्यों? मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इंग्लिश का पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर उस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया ना, तो आपको कोई भी किसी भी तरीके से कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से किस तरीके से आपको इंग्लिश का पेपर में मिनटों में आपको सॉल्व कराने वाला हूं, हल कराने वाला हूं। कैसे है देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इंग्लिश पेपर। इसमें 4 सेक्शन आएंगे, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में रीडिंग आता है। क्या आएगी? रीडिंग आएगी, यानी इसमें आते हैं पैसेज। क्या आएंगे? पैसेज। तो पैसेज को आपको छेड़ना ही नहीं है पहले बिल्कुल भी, क्योंकि पैसेज का मतलब होता है अनसीन पैसेज, और अनसीन का मतलब होता है जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं, ये डायरेक्ट आपकी नजरों के सामने आएगा तो आप एकदम चकरा जाओगे। इसलिए आपको इसको पहले शुरुआत में छेड़ना ही नहीं, बिल्कुल भी इसको दूर रख देना है कि हमें भैया अभी अनसीन पैसेज नहीं करना है, हम इसको बाद में देखते हैं, क्योंकि बाद में हमारे पास जो टाइम बचेगा उसमें हम अनसीन पैसेज को देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या काम करना है? तो सबसे पहले हम काम करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन का। किसका काम करने वाले हैं? राइटिंग सेक्शन का। या फिर कौन सा काम करने वाले हैं? बुक्स का, किताबों का, दोनों का। सबसे पहले देखिए आप, अगर आप राइटिंग सेक्शन में काम करते हैं तो मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें करा दी है ही क्या राइटिंग सेक्शन के अंदर। देखिए एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से कराई है, नोटिस मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से कराया है, उसके बाद रिपोर्ट, पैराग्राफ मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से कराए हैं, उसके बाद 4 लेटर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, जॉब लेटर और लेटर टू एंड इनको भी चारों तो बहुत बेहतर तरीके से कराया मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ी जिसमें फॉर्मेट नहीं दिया हो, मैंने आपको हर चीज का फॉर्मेट दिया है। अगर आपने फॉर्मेट एक बार पढ़ लिया है ना, तो आप इस पेपर को चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो। देखते हैं कैसे। बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन बी राइटिंग की, लिखने की। आप इसमें ये जो क्वेश्चन आएगा, इसमें 3 ही तो क्वेश्चन आएंगे भैया। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिप्लाई, तीनों में से कोई सा भी तो एक आएगा। क्या दिक्कत है? आप मिनटों में सॉल्व करने वाले हो। 4 नंबर का टॉपिक ये, नोटिस आ जाए, एडवर्टाइजमेंट आ जाए, रिप्लाई आ जाए, कोई सा भी तो आ जाए, कहीं से भी आ जाए। मैंने आपको नोट्स का फॉर्मेट बताया हर किसी का, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट बताया है, और मैंने आपको रिप्लाईज का फॉर्मेट बताया है। बड़ी बेहतर तरीके से आप थोड़ा सा ही फॉर्मेट देख लोगे ना, तो आपको कहां समस्या आने वाली है बताइए मुझे। आप मेरे साथ बने रहिए। तो राइटिंग सेक्शन में देखिए, सबसे पहले हमने 4 नंबर का टॉपिक किया, और 4 नंबर का टॉपिक करने के तुरंत बाद ही हमारे पास हमें क्या मिलेगी? इसमें रिपोर्ट मिलेगी, और क्या मिलेगा? पैराग्राफ मिलेगा। रिपोर्ट और पैराग्राफ। रिपोर्ट भी मैंने आपको फॉर्मेट साइज बहुत बेहतर तरीके से कराई है, तो उसमें करने में दिक्कत क्या आएगी आपको? रिपोर्ट आप करेंगे, सिर्फ आपको देखना है, तो क्या देखना है? इसमें आपको स्पेलिंग्स देखनी है। क्या देखनी है? स्पेलिंग। स्पेलिंग के बाद उसमें कनेक्टिविटी देखनी है। क्या देखनी है? कि हम सेंटेंस की कनेक्टिविटी सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या देखना है? इसके बाद आपको देखना है ग्रामर। क्या देखनी है? ग्रामर, वोकैब्युलरी। क्यों? क्योंकि इसी से तो सेंटेंस बनता है। यही तो सारी चीज आपके अंदर इसमें पेपर में आने वाली है। अगर आप किसी भी चीज को रटते हो तो नहीं कर पाओगे। आपको क्या देखना है? आपको थोड़ी थोड़ी ये सब ग्रामर के टॉपिक ही तो देखने थे, कुछ नहीं करना आपको। राइटिंग सेक्शन देखिए, हमने रिपोर्ट, आपको पता है मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, रिपोर्ट सारी पास्ट में ही आती है, प्रेजेंट में रिपोर्ट आती नहीं है। अगर कोई करंट की होती है वो आती है, प्रेजेंट में तो सारी पास्ट में रिपोर्ट आती है। और रिपोर्ट करने वाले हैं आप, रिपोर्ट नहीं पैराग्राफ कर दीजिए, पैराग्राफ नहीं रिपोर्ट कर दीजिए। एक इजी आता है, टफ आता है, दिक्कत कहां आ रही? इसके बाद फिर तीसरा टॉपिक हमारा है राइटिंग में ही, और वो है लेटर का। लेटर, ऑफिशियल लेटर मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, बिजनेस लेटर मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, और जॉब लेटर मैंने आपको फॉर्मेट बताया। मैंने आपको बताया था जॉब लेटर आप सिर्फ एक देखिए, एक के बाद 1000 जॉब लेटर आ जाए तो आप मिनट में सेकंड में हल कर दोगे या नहीं करोगे। ये सारी चीजें करने वाला हूं, और आप भी मेरे साथ करने वाले हैं। अब इसके बाद में जॉब लेटर के बाद में फिर मैंने आपको बताया था लेटर टू एन एडिटर, संपादक के लिए पत्र। तो आप इस 4 में से कोई से भी 3 लेटर करके जाएंगे तो लेटर आएगा ही नहीं, तो भैया आएगा कि नहीं आएगा? नहीं तो आप फॉर्मेट देखिए कोई सा भी, आपको रटने की जरूरत ही नहीं। मैंने ऐसी कोई चीज छोड़ी जो आपको रटने के लिए दी हो, बताइए कोई छोड़ी हो तो? नहीं। अगर आप मेरे साथ हैं, मेरी वीडियो के साथ हैं, तो आप इंग्लिश के पेपर को इस तरीके से सॉल्व करोगे मिनटों में।
अब देखिए राइटिंग सेक्शन में मैंने आपको तीनों बताए। पहला 4 नंबर का हमारा जो टॉपिक था वो हमने सॉल्व किया, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो रिप्लाई हो। दूसरा राइट रिपोर्ट और पैराग्राफ सॉल्व किया, और तीसरा लेटर सॉल्व किया। और मैंने आपको सबके फॉर्मेट दिखाए। आपको स्पेलिंग्स देखनी है, आपको कनेक्टिविटी सेंटेंस की देखनी है, सीक्वेंस देखना है, ग्रामर देखनी है, वोकैबुलरी देखनी है। उस तरीके से हम इसको, और इसके लिए आपको टाइम देना है मात्र 60 मिनट्स। ठीक है, फिर आप मेरे हिसाब से देखें थोड़ा सा। अब ये मान चलिए हमने सबसे पहले और क्या किया, राइटिंग सेक्शन किया। राइटिंग सेक्शन के तुरंत बाद अगर आपको करना है सॉल्व, तो फिर आपको करना है सेक्शन बी यानी बुक्स। क्या करना है, बुक्स। और बुक्स मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से कम 3 और 4 बार कराई है मेरे बच्चों को। बुक्स मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि प्रत्येक लेसन का सारांश आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रत्येक लेसन का अगर सारांश आपके दिमाग में है ना, और आप पर थोड़ा सा हिंदी अनुवाद करना आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 3 बार एक लेसन कराया है सॉल्व। नहीं कराया तो बताइए आप। अगर आप क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन का अनुवाद आपके दिमाग में आएगा, और अनुवाद दिमाग में आने के बाद हिंदी में तो फॉर्मेट आपके दिमाग में आएगा, हिंदी फॉर्मेट आपके दिमाग में, तो आपको सेकंड नहीं लगेगी क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन का आंसर करने में। तो दिक्कत कहां आ रही है फिर, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें भी देखना है भैया आपको। डायरेक्ट ही आपको बड़े मेजर क्वेश्चन पे नहीं जाना है, उसमें आपको सबसे पहले माइनर क्वेश्चन करने हैं, छोटे छोटे वाले हैं जो क्वेश्चन करने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसके बाद फिर आप मेजर क्वेश्चन पर आएंगे, मेजर आंसर पर आएंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन में से बड़े बनते हैं और बड़े क्वेश्चन में से छोटे छोटे बनते हैं आंसर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बुक्स दोनों करनी है। और बुक्स में देखना है सबसे पहले हमें माइनर क्वेश्चन करने हैं, और माइनर क्वेश्चन करने के बाद हमें एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मेजर क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन डी यानी बुक्स। बुक्स में ध्यान रखना है, देखो हर टीचर आपसे कोई ना कोई बात करता है कि रटिए 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 रटिए। भैया वो पुराना फॉर्मूला चला गया, पुराना फॉर्मूला चला गया कि आपके लिए क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता था, क्वेश्चन उठ के नहीं आता है, क्वेश्चन बन के आता है। जब तक बच्चे की समझ में क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं आएगा, हिंदी अनुवाद होगा ही नहीं बच्चे पर, बच्चा करेगा क्या, कुछ भी नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पूरे लेसन का सारांश समझना है, सारांश आपके दिमाग में होना चाहिए, और सारांश के बाद मीनिंग्स भी दिमाग में होनी चाहिए। और ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में है ना, आप क्वेश्चन को समझिए बेहतर तरीके से, क्वेश्चन का हिंदी में अनुवाद आपकी समझ में आ गया, तो आंसर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा हिंदी में। और जब आंसर हिंदी में तुरंत दिमाग में आ जाएगा, तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उस आंसर को करने में। लगे तो मुझे बताना। अब देखिए इसके बाद में फिर इसमें भी फिर वही चीज देखनी है। देखो स्पेलिंग, स्पेलिंग देखनी है आपको बेहतर तरीके से, कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। वोकैबुलरी भी आपको बहुत बेहतर तरीके से देखनी है, वोकैबुलरी गलत नहीं होनी चाहिए। इसमें करना क्या है यार, वॉइस हैं आपको ये देखने हैं, नरेशन है आपको ये देखने, जो हम 8वीं क्लास से पढ़े से चले आ रहे हैं, ये सारी चीजें वॉइस है, नरेशन है, इसके बाद मॉडल्स हैं, इसके बाद कंजंक्शंस हैं, और टेंस तो मुख्य है ही भैया। ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी देखनी है। अगर ये हम पर आती है तो आपको हिंदी अनुवाद करने में दिक्कत कहां आएगी मुझे बताइए, और नहीं आएगी, पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो दिक्कत आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, पहले बताया मैंने आपको राइटिंग सेक्शन, राइटिंग बेहतर तरीके से आता है तो, अगर बुक्स बेहतर तरीके से आती है तो पहले बुक्स करनी है, इस दोनों में से ऐसे करना है। रीडिंग को नहीं छेड़ना हमें, बिल्कुल भी ध्यान रख लेना है। ग्रामर को भी नहीं छेड़ना हमें, ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि रीडिंग और ग्रामर है ना, ये टाइम बहुत खाने वाला है। बच्चे अक्सर इसमें अपना पूरा समय बिता देते हैं, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा। जब तक बच्चे को पता चलता है अरे मेरा तो ये पूरा रह गया, तो फिर बच्चा एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है, तनाव में रहता है। जो कुछ भी आता है ना सारा सारा भूल जाता है। तो सबसे पहले आप पर जो आता है उसे उगलिए, उसे बाहर निकालिए। क्या करना है आपको, ये सारी चीजें हम पर आता है बेहतर तरीके से। राइटिंग सेक्शन तो हमें राइटिंग सेक्शन करना है ना, हम पर आती है बेहतर तरीके से बुक्स, तो हमें बुक्स करनी है ना। और फिर इसमें भी ये देखना है कि हम पर बेहतर क्वेश्चन किसका आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन किसका आ रहा है, वो क्वेश्चन सबसे पहले करना है हमें, जो बेहतर तरीके से। क्योंकि इंप्रेशन जो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है जब कॉपी देखता है ना, बेहतर तरीके से आंसर होता है, उसकी राइटिंग शानदार होती है, तो एकदम एग्जामिनर तुरंत इतना इफेक्टिव हो जाता है, उसे इतना इंप्रेशन हो जाता है कि बच्चे को पीछे तो देखता ही नहीं कुछ भी। इसलिए आपको ये सारी चीजें देखनी है, जो बेहतर तरीके से चीजें आती हैं वो सारी चीजें करनी है आपको। अच्छा बुक्स हुई,
अब बुक्स के बाद में ये मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले माइनर आंसर कीजिए, माइनर क्वेश्चन कीजिए, माइनर क्वेश्चन के बाद एक्सट्रैक्ट कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए, उसके बाद मेजर क्वेश्चन करनी है। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें विशेष का ध्यान रखना है कि एक किताब का जो फ्लेमिंग है हमारी, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, उसके लिए तो एक पैसेज आता है और पैसेज में से ही आंसर देने पड़े। एक बात ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उनके मार्क्स मैथ के जैसे कटते हैं। अगर पूरा सही तो 6 के 6 सही, तो मैथ के 6 नंबर मिलेंगे। अगर एक भी गलत हुआ ना तो मैथ के जैसे आपके नंबर कट जाएंगे। तो ध्यान रखना है उसको, पहले फ्लेमिंगो के पैसेज को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे हम। पढ़ने के बाद एक भी एक क्वेश्चन को टिक करना है ताकि आपके पास 6 के 6 नंबर तैयार मिले, पूरे के पूरे। नहीं तो इसमें गलती मत कर देना बुक्स के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप अगर आप क्वेश्चन का आंसर बनाते हो ना तो कुछ तो आप बना के आओ तो एग्जाम में आपको मार्क्स देगा ही देगा, 100% देगा अगर आपकी राइटिंग सही है और थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर सही है तो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप अगर का क्वेश्चन ही आपका गलत हो गया, आंसर गलत हो गया, तो वो आपका नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसको हमें बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो फ्लेमिंगो के 6 आने वाले हैं, उसी तरह के विस्टांस के 6 आने वाले हैं। तो ये 12 नंबर आपके मैथ के जैसे आपको मिलने वाले हैं। ये आपसे किसी भी तरीके से गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। मान चलिए अब हमारी ये बुक सॉल्व हो गई। अब सॉल्व हो गई बुक, सॉल्व होने के बाद में फिर आप इसमें आइए रीडिंग में, नहीं तो रीडिंग को लास्ट को ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ग्रामर पे आ जाइए आप। ग्रामर के हमारे जो 8 मार्क्स के टॉपिक 8 मार्क्स के हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये जो बेहतर तरीके से आता है उसे सबसे पहले कीजिए। मैंने आपको सारा का सारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मैंने आपको कंजंक्शन बहुत बेहतर तरीके से समझा दिए, मैंने आपको सिंथेसिस बहुत बेहतर तरीके से समझाया, मैंने आपको क्लॉज बहुत बेहतर तरीके से समझाए हैं, और मैंने आपको कंजंक्शन, क्लॉज और फ्रेजल वर्ब बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको समझा दिए हैं। इनमें क्या करना है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं ये। अब 2-2 नंबर का तो इनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से, क्योंकि इसमें भी मैथ के जैसे नंबर कटने वाले हैं आपको। अगर सही है तो नंबर पूरा मिलेगा, गलत है तो नंबर पूरा कटेगा। तो इसको ध्यान रखना है इस चीज के। ग्रामर का सेक्शन जो हम करोगे तो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। अब दिमाग क्यों लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सिंथेसिस है और क्लॉज है, ये दोनों के दोनों थोड़ा सिमिलर पार्ट हो जाते हैं, तो बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के ये क्वेश्चन करने हैं ताकि हमारी 8 के 8 नंबर इसमें आ जाएं, पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएं। और इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं बहुत बेहतरीन तरीके से, सिंथेसिस पर भी, क्लॉज पर भी, कंजंक्शन पर भी, और भी फ्रेजल वर्ब पर भी। तो आप देखते चलेंगे। मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियो आती रहे। अब उसके बाद में हम बात करते हैं भैया रीडिंग की। रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग में देखिए पैसेज आएगा, मैंने आपको बता दिया पहले, ये पैसेज अनसीन होता है। अनसीन का मतलब हमने पहले कभी नहीं देखा, तो डायरेक्ट ही हमारे सामने आने वाला है, तो उसको पहले पढ़ेंगे हम, उसको पूरे पैसेज को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद कोशिश हमें ये करनी है कि क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद हमारी समझ में आए, और क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद हमारी समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद आपकी समझ में आ गया ना, तो जब पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज में उस क्वेश्चन के आंसर का भी हिंदी अनुवाद आपकी समझ में आ जाएगा। तो आप उसे फिर क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में बना करके क्या करना है, लिखना है, क्योंकि उसका आंसर उसी पैसेज में मिलने वाला है आपको। और जब पैसेज तो आंसर तभी तो मिलेगा तब आप उसका हिंदी में अनुवाद कर पाओगे। क्योंकि पहले जो पुराना जो चलन था, पुराना जो मॉडल था, पुराना प्रारूप था, वो गायब। क्योंकि पहले बच्चे क्या करते थे, अक्सर मीनिंग देख लेते थे, मिल गया और ऐसे लाइन खींची उतार दिया। नहीं भैया, अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन का क्या समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का अनुवाद समझना पड़ेगा। क्वेश्चन का अनुवाद समझने के बाद पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद ही आप उसका आंसर पैसेज में ढूंढ पाएंगे। तो पैसेज को हमें बेहतर तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर प्रत्येक क्वेश्चन को का अनुवाद करना है। अनुवाद करने के बाद फिर क्वेश्चन का जब आप अनुवाद कर लोगे तो उसका अर्थ आपको पैसेज में समझना है, फिर आपको आंसर मिलेगा। तो उसे अपनी लैंग्वेज में, सिंपल इजी लैंग्वेज में क्या करना है, लिखना है। वो लिखने के बाद में जो मीनिंग्स आते हैं ना, मीनिंग थॉट आपका टाइम खाते हैं, मीनिंग बहुत दिमाग को खराब कर देते हैं, मीनिंग वो एकदम अलग तरीके से आपको मिलने वाले हैं। तो उन मीनिंग्स को लास्ट में दिमाग में सोच के, समझ करके, सिमिलर वर्ड समझ कर ये सारी चीजें करने वाली। क्योंकि पैसेज आप कितने भी रटिए, पैसेज आप कितने भी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है? होने वाला इसलिए नहीं कि वो अनसीन मिलने वाला है ना। अगर मान के चलिए जो हम पढ़े और वो आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक सेकंड भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको सॉल्व करने में, क्योंकि हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, पढ़ के आएंगे, वो आगे हम कर देंगे। लेकिन पैसेज, उसका नाम ही अनसीन पैसेज है भैया।
अनसीन पैसेज है। अब अनसीन पैसेज तो हमने देखा ही नहीं पहले, ये तो डायरेक्ट हमारे सामने आया है, तो क्या करोगे बताइए आप। इसलिए आपकी वोकैबुलरी, आपकी मैंने ये जो टॉपिक बताए, ये जैसे टेंस है, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस है, जैसे नरेशन है, जैसे मॉडल्स, ये सारी चीजें है ना, ये थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें मजबूत होंगी ना, तो ये मजबूत होंगी तो आप उसका अनुवाद कर सकते हो हिंदी में। अनुवाद करोगे तो आप सारी चीजें फिर क्या कर सकते हो, पैसेज को भी सॉल्व कर सकते हो। और मीनिंग्स, जो मीनिंग्स आते हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टीचर भी करने वाला कुछ नहीं है। वो मीनिंग तो अलग आते हैं सारे, बिल्कुल अलग से आते हैं। तो वो आपके ऊपर दिमाग पर डिपेंड करता है, उस वक्त बच्चे के टाइम पर डिपेंड करता है, उस वक्त बच्चे के उस पर दिमाग में ये काम करता है कि बच्चे का दिमाग किस तरीके से कंसंट्रेट है, वो मीनिंग्स बच्चे के लायक आया है नहीं आया है। तो फिर इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इस परीक्षा को, इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है सेक्शन की, अगर जो क्वेश्चन हमने जिस सेक्शन में किए, जिस सेक्शन का क्वेश्चन है उसे उसी सेक्शन, उस क्वेश्चन को उसी सेक्शन में करना है। जैसे ए सेक्शन का क्वेश्चन है तो ए सेक्शन में ही करना है, बी सेक्शन का क्वेश्चन है तो बी सेक्शन में ही करना है, सी सेक्शन का क्वेश्चन है तो सी सेक्शन में ही करना है, और डी सेक्शन का क्वेश्चन है तो डी सेक्शन में ही करना है। ऐसा नहीं कर देना है कि डी का क्वेश्चन सी में कर रहे हैं, सी का क्वेश्चन बी में कर रहे हैं, बी का क्वेश्चन ए में कर रहे हैं, तो गलत होने वाला है, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं हम टाइमिंग की। किसकी बात करते हैं, टाइमिंग की। तो टाइमिंग का विशेष का ध्यान रखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, जिस भी शुरुआत में जो टॉपिक करते हैं, शुरुआत में जिस सेक्शन को करते हैं, अधिकतर समय वो शुरुआत वाला सेक्शन खा जाता है। बाद में आपको पता चला अब तो समय ही नहीं रहा, तो फिर क्या करते हैं, बच्चे की राइटिंग खराब होती है, राइटिंग खराब कर देते हैं, जल्दी जल्दी में सारा चौपट हो जाता है। तो टाइमिंग का विशेष का ध्यान रखना है। आपको टाइमिंग इस तरीके से डिवाइड करनी है ताकि आपका समय सारे टॉपिक्स को और अलग अलग तरीके से विभाजित हो जाए और आपका सारा का सारा पेपर बहुत बेहतर तरीके से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो टाइमिंग का आपको विशेष का ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम पहले एक दो टॉपिक में बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा समय लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों, आपको टाइमिंग का भी विशेष कर ध्यान रखना है। अब उसके बाद आती है राइटिंग की। देखो हालांकि मैं सोचता हूं कि राइटिंग पे मार्क्स नहीं करते हैं, लेकिन करते कैसे करते हैं, अगर आपने क्वेश्चन सही भी कर दिया, अगर आपने आंसर सही भी कर दिया ना और राइटिंग आपकी खराब है, तो 100% एग्जाम का दिमाग खराब होगा और आपका मार्क्स काट देगा वो। इसलिए आपको राइटिंग पे बहुत ध्यान देना है। राइटिंग आपकी एकदम अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एग्जाम अगर देखे ना तो आपकी राइटिंग का दीवाना हो जाए, तो आप गलत भी कर दोगे ना तो उसे मजबूरन मार्क्स देने पड़ेंगे, गारंटी है मेरी। तो आपको दूसरी बात राइटिंग पे ध्यान देना है। राइटिंग पे ध्यान देना है तो इस तरीके से हम इस इंग्लिश के पेपर को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। फिर भी आप मेरे से जुड़े रहें, मैं आपको इस तरीके की वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके अंदर हिम्मत जगाने के लिए, आपके अंदर जोश जगाने के लिए। और आपको अभी से बहुत बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन, बधाइयां। आप, मैं सोचता हूं 80 में से 80 मार्क्स यहां पर इस पेपर में आप लाके रहेंगे, गारंटी है मेरी वीडियो देखते रहें। और किसी भी तरह की आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे संपर्क करते रहें, कमेंट के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक से माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे जुड़ रहे हैं। और किसी भी तरह की कोई सा प्रॉब्लम होती है, आपको कोई क्वेश्चन होता है, वो मुझे पूछते रहें। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।